बच्चों हम पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 के अंदर है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 में। और कौन से पार्ट में? पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट देख लिए। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट की जो बॉडी है इसमें कौन कौन है? एक तो अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है और एक प्रेसिडेंट होता है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि अपर हाउस लोअर हाउस तो पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट इसका पार्ट कैसे बन जाता है? जबकि प्रेसिडेंट ना अपर हाउस का मेंबर है, मतलब ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन या कोई भी बिल होता है, ठीक है ना, वो जब पास होता है बोथ द हाउसेज में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वो एक्ट कब बन सकता है? उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की साइन की ज़रूरत हो, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना चाहिए। जिस दिन प्रेसिडेंट उसको साइन करता है उसी दिन से वो बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसीलिए प्रेसिडेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। कंपोजिशन देखिए, आप लोग देखिए। सबसे पहले राज्यसभा का देख लीजिए। राज्यसभा क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ कितना डिसाइड किया गया है? 250, ठीक है ना। ऑफ दिस 238 आर मेंबर ऑफ, कहाँ से? स्टेट से आते हैं। और 230 आर मेंबर्स ऑफ विच 238 कहाँ से आते हैं? स्टेट से आते हैं। और 12 कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से आते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो अभी स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 245 है। अभी 245 में क्या कैसे कैसे बाइफर्केशन है? 229 स्टेट से आ रहे हैं, 4 यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट हो रहे हैं। 12 क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट हो रहे हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा की, इसके विषय में संविधान में कहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है? 4th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल में दिया गया कि किस स्टेट को कितनी सीट्स राज्यसभा में एलोकेट की गई हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो इनके मेंबर्स अब आते हैं, अब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी होते हैं, और फिर क्या होता है? नॉमिनेटेड मेंबर। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो जो स्टेट से आते हैं उनका इलेक्शन कौन करता है? उनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। और उनको किस प्रोसेस से इलेक्ट किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। तो ये जो सीट्स एलोकेट किए गए हैं लेजिस्लेटिव स्टेट्स को, ये उनके पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा स्टेट होगा उतनी ज़्यादा उनको सीट एलोकेट होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जो बड़े स्टेट है जैसे यूपी, उनको बहुत ज़्यादा सीट है। और छोटे छोटे स्टेट्स हैं जैसे त्रिपुरा, उनको एक आध सीटें दी गई हैं, एक सीट दी गई है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से भी उसी तरह इलेक्ट होते हैं बाई प्रोसीजर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक तो दिल्ली है और दूसरा क्या है? पुडुचेरी, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ से मेंबर्स राज्यसभा में आते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? कितने मेंबर्स आते हैं? दिल्ली से आते हैं 3, और पुडुचेरी से 1 मेंबर्स आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं? एक ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर राज्यसभा के लिए। उन लोगों को नॉमिनेट करता है जिनका स्पेसिफिक मतलब क्या हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, किस फील्ड में? आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, सोशल वर्क हो गया। इन सब चीज़ों में, सोशल सर्विस, इन सब चीज़ों में क्या है? उनका विशेष कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में इनका विशेष कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन्स क्या दिया गया है कि विदाउट गोइंग टू द इट शुड बी नोटेड हियर दैट अमेरिकन नो। अब एक चीज़ और क्या है कि इंडिया में तो ऐसा होता है, लेकिन अमेरिका में क्या ऐसा प्रावधान है? नहीं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अब कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एक बार समझते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका कितना है? राज्यसभा का 552 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? कितना है? 552 है। इसमें से 330 मेंबर्स आने चाहिए स्टेट से, 530 मेंबर्स स्टेट से, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स देखिए, तो ये जो स्टेट से लोग आते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कौन? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, अपने कंस्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है ना। द इलेक्शन किस बेस पे बेस है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे, ठीक है ना। एवरी इंडियन सिटीजन जो होता है 18 साल से ऊपर, वो तो और जो जिसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, वो उसके पास वोटिंग राइट है। अब जी ये वोटिंग राइट है 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया गया था। किससे? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में। कौन कब इसको 21 ईयर से 18 ईयर किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, ठीक है ना। उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में
इलेक्शन होल्ड होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि यही दो हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरह से डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है ना। और उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं। तो इसमें क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। ये जो है ओरिजिनली जो प्रोविज़न था 1960 तक था, बट उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक, 2020 तक। वो 95 अमेंडमेंट 95th अमेंडमेंट 2009 से, ठीक है ना। जो ओरिजिनल प्रोविज़न था वो 2060 तक था, लेकिन 95th अमेंडमेंट 2009 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक, 2020 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया, 2020 तक कर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी। द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द लोकसभा आर फॉलो। एक तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ईच स्टेट इज अलॉटेड ए नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एज in such a manner that the ratio between the number of and its population is same for all states। देखिए हर एक स्टेट को ऐसे सीट अलॉट किया जाता है कि जो रेशियो होता है नंबर ऑफ सीट्स और इसके पॉपुलेशन के बीच में वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ईच स्टेट, हर स्टेट को ऐसे दिया जाता है, ऐसे सीट अलॉट किया जाता है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड इट्स पॉपुलेशन इज ऑलवेज सेम, ठीक है ना। उसी तरह ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड, हर स्टेट को अब क्या करते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे डिवाइड करते हैं द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ ईच सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट इज सेम, ठीक है ना। एक तो हम लोग पहले हर एक स्टेट में ऐसे रेशियो होना चाहिए कि उनका पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सीट्स में रेशियो सेम होना चाहिए। फिर हर एक स्टेट में मतलब उसको ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें डिवाइड करना है कि पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो पहला है कि ईच स्टेट इज अलॉटेड, पहला जो कंडीशन मैंने कहा वो कहाँ नहीं अप्लाई होता है, उन स्टेट में जहाँ पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, ठीक है ना। अब देखिए पहले क्या प्रावधान किया गया था कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। इसमें क्या था कि एक प्रावधान किया गया था कि आफ्टर एवरी सेंसस ए रीएडजस्टमेंट इज टू मेड इन द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द सीट्स डिवीजन ऑफ ईच सीट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ना। लेकिन इसको क्या किया गया, 84वां अमेंडमेंट एक्ट 2001 से, ठीक है ना, नहीं 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 से प्रोवाइडेड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दिया गया 2001 सेंसस से, ठीक है ना। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग अभी उसको लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये क्या है कि अभी जो रीएडजस्टमेंट जो है कब तक एक्सटेंड कर दिया गया, 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। वो किससे किया गया है, 2026 तक कर दिया गया। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के द्वारा, ठीक है ना। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के द्वारा कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आपको ये। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कब आया था, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है थोड़ा थोड़ा, उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC and ST। Constitution has abundant communal representation. It provides for reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribe in Lok Sabha on the basis of population ratio. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कैसे सीट दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है ना। पहले ओरिजिनली जो ये प्रावधान था कब तक था, 1960 तक, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड कॉन्स्टिट्यूएंटली सिंस देन बाय 10 years नाउ। 95 जो अमेंडमेंट हुआ था 2009 में, इसको कब तक रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, 2020 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया, 2020 तक, ठीक है ना। इसमें है कि सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है, लेकिन दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स इन कंस्टिट्यूएंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्ट्रेट। इसका ये मतलब हुआ कि उनके लिए सारे वोटर्स वोट करते हैं और ये नहीं कि मतलब कोई सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं है उनके लिए, ठीक है ना, विदाउट एनी सेपरेट इलेक्ट्रेट, ठीक है ना। 84th अमेंडमेंट 2001 प्रोवाइडेड फॉर रिफिक्सिंग द रिजर्व सीट इन, अच्छा ये हो गया। इसमें बस इतना ही है, रिजर्वेशन ऑफ सीट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन किया गया है। ओरिजिनली इसको 10 साल के लिए करना था 1960 तक, लेकिन इसको अभी क्या है 2020 तक कर दिया गया बाय 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009,
ठीक है ना। सीट रिजर्व होती है SC/ST के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्टोरेट भी रिजर्व, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होते, सारे वोटर्स वोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था कि हैज अडॉप्टेड राज्यसभा में किया गया, लेकिन लोकसभा में नहीं अडॉप्ट किया गया। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट ए जियोग्राफिकल एरिया नॉन एज कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है ना। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हर मेंबर एक अपने कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही इलेक्ट होते हैं। हेंस such a constituency is known as single member constituency. In this system, a candidate who secure majority of vote is declared elected. This simple majority system of representation does not represent the whole electorate. In other words, does not secure due representation to minorities. This system of proportional aims at removing the defects of territorial representation. Under this system, all the section of people get representation in proportion of their number. Even the smallest number of population gets its due share in the representation of. There are two kind of proportional representation. देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ खास नहीं है कि ये लोकसभा जो है इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना देके क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कहा गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ हमें बहुत ज़्यादा इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब ये क्यों किया गया है, इसके पीछे रीज़न देखिए क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया है। एक तो देखिए जो वोटर्स थे उनको ये सिस्टम मतलब समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लो लिटरेसी रेट के होने की वजह से ये क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनको समझने में, ठीक है ना। सेकंड क्या है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता। हर एक वोटर से अगर हम इस तरह लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता, ठीक है ना। और ये फिर इसमें बाई इलेक्शन का भी ये कंसेप्ट नहीं दे पाता, ठीक है ना। और ये क्या करता, इट एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें क्या होता, माइनॉरिटी थिंकिंग और ग्रुप इंटरेस्ट ज़्यादा फिर वो आने लगता है, ठीक है ना। ये सब बहुत सारे इसके वो थी डिमेरिट थे जिस वजह से इसको नहीं अडॉप्ट किया गया, ठीक है। एक तो ये क्या था, वोटर के लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल था, इसको एक्सपेंसिव भी था, ठीक है। और इसमें बाई इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना भी मुश्किल हो जाता। और क्या होता है, इट एलिमिनेट्स इनमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव। और ये क्या प्रमोट करता है, माइनॉरिटी थिंकिंग और ग्रुप इंटरेस्ट पे प्रमोट करने लगता है, ठीक है ना। ड्यूरेशन अब देख लो, बोथ द हाउस से देख लो क्या है। तो राज्यसभा क्या होती है, एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है ना। ये कभी सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन नहीं है। इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, रिटायरी मेंबर्स देयर सीट्स आर फिल्ड फॉर फ्रेश इलेक्शन एंड प्रेसिडेंसी एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। रिटायरिंग मेंबर जो है री इलेक्शन के लिए भी री इलेक्शन एंड नॉमिनेशन एनी टाइम हो सकता है इनका, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट आफ्टर पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसका टर्म कितना फिक्स कर दिया गया, 6 ईयर फिक्स कर दिया गया। कितना फिक्स कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया 6 ईयर्स, ठीक है ना। अब उसी तरह देखिए ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, तो राज्यसभा की तरह लोकसभा क्या है कि कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। इट्स नॉर्मल टेनर क्या है, 5 साल है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इसको डिजॉल्व कर सकता है, पहले भी डिजॉल्व कर सकता है, एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। और इसको किसी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और इसमें कंडीशन है कि इसका जो पीरियड इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी है, कुछ इमरजेंसी है, तो एक साल, एक बार में 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी एज किस टू ऑपरेट, ठीक है ना। तो ये 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है कि इमरजेंसी अगर रुक गई है उसके बाद से 6 महीने से ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक और बताता हूँ मैं आपको, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक साथ ही देख लेते हैं इसको। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इनका क्या होना चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन हो गया ये। और अभी आपको ये हो गया फ्री सिलेक्शन सीट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी 1987 अमेंडमेंट के बेस पे 2001 नोट ऑन 1991। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST हो गया ये आपका 25 ईयर
डिसक्वालिफिकेशन इसमें दिया। मैं देखिए क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको। क्वालिफिकेशन एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। ही क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी का क्या है कि राज्यसभा के केस में कितने साल होने चाहिए, 30 साल के से कम नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के केस में 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। ही मस्ट मेक एन सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज़, ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो क्या रहेगा, बियर करेगा उसको, ट्रूथ एंड एलिगेंस का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और सब अपहोल्ड करेगा सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। और अदर क्वालिफिकेशन जो इसने प्रेस्क्राइब कर रखा है पार्लियामेंट ने, वो पोजेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए डिसक्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या ग्राउंड दे रखा है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ही must be registered as elected for the parliamentary constituency. This is same in the case of both Rajya Sabha and Lok Sabha. This requirement that a candidate consisting in Lok Sabha from a particular state does not ठीक है ना। He must be a member of scheduled caste and scheduled tribe. ये सब कुछ और हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन का आप देख लीजिए, और मैं बता देता हूँ कि क्या करे कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए इन स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड नहीं डिक्लेयर्ड होना चाहिए बाय ए कोर्ट, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना। और ही इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया, उसने वॉलंटली अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है, ठीक है ना, तो ये सब 4 कंडीशन है जिसमें उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, 4 कंडीशन है जिसमें उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। एडिशनल क्या क्या है, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी कोर्ट रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर, ठीक है ना। उसके बाद से और कोई क्या क्या क्वालिटी है, ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेज और करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये हो गया। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विसेज। ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेज विद इन टाइम। अपना इलेक्शन एक्सपेंसेज उसने मतलब विद इन टाइम दे देना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। वो गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन और डिसलॉयल्टी की वजह से वो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं कि डिसमिस नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कंडीशन है जो एडिशनल कंडीशन है जो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो होती है। अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन भी है, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेड डाउन ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में डिस्क्वालिफिकेशन बाय डिफेक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या कंडीशन दिया गया है कि वो इफ़ ही वॉलेंटली गिव अप मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जिससे उसने इलेक्शन जीता है, उसका मेंबरशिप वो वॉलेंट्री दे रहा है, या तो ये वो वोट करे या एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग करे, ठीक है ना, कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पार्टी, ठीक है। इस बेस पे देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या ग्राउंड है। वॉलेंट्रीली एक तो अपना मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी का दे दे जहाँ से वो इलेक्ट हुआ है, या वो वोटिंग करे एक जहाँ मतलब किसी अन्य डायरेक्शन में वोटिंग करे जहाँ पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उससे अलग होके, ठीक है ना। या तो कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक है ना। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या हो गया, ये तमाम कंडीशंस हो गए जिस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए वैकेटिंग ऑफ सीट्स कैसे खाली होते हैं उसके पीछे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस का वो मेंबर नहीं हो सकते। फिर पर्सन देखिए कैसे वैकेट होगा, अगर एक आदमी जो है वो दोनों हाउस में इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको 10 दिन के अंदर इंटीमेट करना होगा किस हाउस का मेंबर रहना चाहता है। 10 दिन के अंदर उसको क्या होगा, इंटीमेट करना होगा कि किस हाउस का मेंबर रहना चाहता है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। सेकंड देखिए, अगर वो एक हाउस का सिटिंग मेंबर है और दूसरे हाउस में सिलेक्ट होता है तो दूसरे हाउस पहले हाउस में ऑटोमेटिकली वो वैकेंट हो जाता है, फर्स्ट हाउस में वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाता है। अगर एक जो पर्सन है टू ही शुड एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ 1 अदरवाइज बोथ द सीट्स। अगर वो अपना जो 10 दिन वाला जो मेंबरशिप का ऑप्शन है वो 10 दिन में अगर दोनों हाउस में सिलेक्ट हुआ, अगर वो 10 दिन में नहीं अडॉप्ट करता है तो वो दोनों हाउस से वैकेंट हो जाएगा, दोनों हाउस के लिए वो क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ठीक है ना।
If a person is elected, his seat in parliament become vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days. ठीक है ना, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर है, अगर वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होता है तो वो उसका सीट वैकेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है जो लेजिस्लेचर वाला है विथिन 14 डेज में। ठीक है ना, ये अब इसमें तो मैंने सारे कंसेप्ट लगभग कवर कर दिए हैं। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, यही एक्सरसाइज हो जाएगा। एक बार वापस से मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, वापस से थोड़ा थोड़ा क्या क्या हमने पढ़ा वो एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा पार्लियामेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 79 से 122। फिर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया आपको कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इसमें कौन होता है, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा होता है। उसके बाद कंपोजिशन बताया कि 250 मेंबर्स, 238 फ्रॉम स्टेट्स एंड 12 फ्रॉम क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। फिर 235 अभी का स्ट्रेंथ बताया मैंने, 245 अभी का स्ट्रेंथ बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया, रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से होते हैं, स्टेट से आते हैं, इलेक्टेड बाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर उसी तरह यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं किस फील्ड से, लिटरेचर, सोशल साइंस, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और आर्ट से आते हैं। फिर कंपोजिशन इसका बताया है, लोकसभा का बताया कि 552 टोटल मेंबर्स है। अभी कितने हैं, 545 हैं टोटल। 552 टोटल मेंबर्स है। 530 जो हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टेट से, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमिटी। आज अभी 545 हैं। 530 जो हैं स्टेट्स के हैं, 13 कहाँ के हैं, यूनियन टेरिटरी के, और 2 एंग्लो यूनियन हैं। इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। फिर सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, इसमें टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है। टेरिटोरियल मतलब जो स्टेट्स, ईच स्टेट को ऐसे एलोकेट किया गया है कि रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड टोटल पॉपुलेशन इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स, सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। उसके बाद एक स्टेट के अंदर कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे डिवाइड किया गया कि रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी एंड नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इज सेम। ठीक है ना, इसके बाद से क्या क्या रिजर्वेशन ऑफ सीट किया गया SC/STs के लिए। ठीक है ना, ये किस बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। इसको 1960 तक हर 10 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता था। फिर 95th अमेंडमेंट से 2009 में इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, इसमें क्या है, सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं होता, सिर्फ सीट्स रिजर्व होती है SC/ST के लिए। उसके बाद से इसको इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं किया गया लोकसभा में इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो वोटर्स थे वो इलिटरेट थे, उनको समझाना मुश्किल हो जाता, हाईली एक्सपेंसिव हो जाता। और उसके बाद से इसमें कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, और माइनॉरिटी थिंकिंग और ग्रुप थिंकिंग को ये प्रमोट करता है। उसका ड्यूरेशन बताया मैंने, रोज राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, हर 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, 6 ईयर्स इसका टेनर है। उसके बाद लोकसभा का बताया 5 ईयर्स है। उसके बाद प्रेसिडेंट इसको कभी भी भंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद से मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन बताया हुआ कि इनका एज कितना होना चाहिए, लोकसभा के केस में 25 ईयर, राज्यसभा के केस में 30 ईयर्स। डिस्क्वालिफिकेशन का मैंने ग्राउंड बताया कि होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अनसाउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट हो। ठीक है ना, इसके अलावा भी बहुत सारा और भी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस हुआ जिसमें उसमें 2 साल का उसको जेल हो गया हो। ठीक है ना, उसने अपना मतलब इलेक्शन एक्सपेंसेस फाइल ना किया हो। ठीक है ना, उस गवर्नमेंट सर्विस से वो डिसमिस किया हुआ करप्शन के चार्जेस पे, और सोशल क्राइम के अनटचेबिलिटी इन सबको प्रैक्टिस करने की वजह से उसको पनिशमेंट मिला हो, तो इन सब केसेज में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बताया मैंने कि अगर वो वॉलंटरी अपना मेंबरशिप छोड़ देता है किसी पार्टी का, ठीक है ना, और एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग, अब वोटिंग नहीं करता है, वो जिस पार्टी से है उसके अगेंस्ट जाके वोटिंग करता है। इंडिपेंडेंट कोई लड़ा है वो कोई पार्टी जो जाके ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद से क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर जो है, नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है ज्वाइन कर लेता है कोई पार्टी 6 मंथ के बाद। ठीक है ना, इसका डबल मेंबरशिप की कंडीशन बताएं कि डबल मेंबरशिप में क्या है कि अगर दोनों हाउस में आप कैसे इलेक्शन, आपका दोनों हाउस में अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आपको विद इन 10 डेज इंटीमेट करना किस हाउस का आप मेंबर रहोगे। अगर सिटिंग हाउस के मेंबर दूसरे हाउस में होते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे हाउस के आप मेंबर हो जाते हैं, फर्स्ट हाउस वैकेंट हो जाता है। और दोनों हाउस की अगर आप सिलेक्ट हुए, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो दोनों हाउस वैकेंट हो जाता है, दोनों सीट वैकेंट हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद से डिस्क्वालिफिकेशन, इतना ही मैंने अभी, इतना ही आप लोग कर लीजिए, यही सफिशिएंट होगा। अभी आगे इसके बाद मैं फिर से करा दूँगा आपको।